नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पीजेंट रिवोल्ट्स इन आसाम। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है क्योंकि 2024 फरवरी में जो सेवा का बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आएंगे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को लाइन में लाइन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस समय जो स्क्रीन पे आप यशराज ब्लॉग चैनल को देख पा रहे हैं उसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इस चैनल को भी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पीजेंट रिवोल्ट्स इन आसाम। इस चैप्टर में से बहुत सारे विद्रोह होंगे जो कि आसाम के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ किया। एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन आसाम। बाय द 30s and 40s of 19th century the East India Company established itself as a powerful ruler in India। यानी कि 30th and 40th 19th सेंचुरी के 1830 से लेकर 1840 के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक पावरफुल रूलर साबित करते हुए इंडिया में अपना पैर जमा लिया था। In Assam also they created a strong administrative base and successfully thwarted all possible uprising of the local people against the British। तो आसाम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो नींव था, अपना जो बेस था उसको आसानी से बना लिया और जितने भी विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ उठे उस समय उन सभी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से दबा लिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद आसाम के लोगों ने जब जब भी ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाया उसको आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाया। दिस वॉज क्लियर फ्रॉम द फेल्ड रेबलियन ऑफ गोमदर कुंवर एंड पियोली फुकन। गोमदर कुंवर और पियोली फुकन ने भी जब ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाया तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। थ्रू ए कम्प्लीटली रेवेन्यू सिस्टम दे टूक कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमीज। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाम का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको टोटली चेंज कर दिया और नए नए रेवेन्यू सिस्टम को लॉन्च करते हुए आसाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको अपने हाथों में ले लिया। इन दिस रेवेन्यू सिस्टम द फॉरेन गवर्नमेंट अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंस टू कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो ब्रिटिश ने क्या किया, आसाम में नए नए टैक्सेस को लॉन्च करते हुए ज़्यादा फोकस आसाम के लोगों से टैक्स कलेक्शन के ऊपर ध्यान दिया। यानी कि आसाम के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं मिला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दिए जिसके चलते क्या हुआ, आसाम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ा। दे टुक नो मेजर्स टू इरेज द सॉरोज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द पीजेंट्स एंड पॉवर्टी रिडन सब्जेक्ट्स। हालांकि टैक्स तो ज़्यादा कलेक्शन किया लेकिन आसाम के लोगों का जो दुख था, आसाम के लोगों का जो दर्द, जो मुश्किलें उस समय थी, स्पेशली फार्मर लोग थे, उन लोग बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन प्रॉब्लम को दूर करने का कोई भी स्टेप या फिर कदम नहीं उठाया। सिर्फ ब्रिटिश का मकसद था कि जितना हो सके आसाम के लोगों से पैसा कलेक्शन करे टैक्स के रूप में। आसाम में ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले टैक्स जो था वो कैश के रूप में कलेक्शन नहीं किया जाता था। यानी कि अगर टैक्स भी देना पड़ता तो कैश नहीं दिया जाता था, ग्रेन्स वगैरह दिया जाता था। यानी कि अगर आपने कहीं पे खेती किया है तो उसी खेती का, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए धान, अगर आपने धान का खेती लिया है टैक्स भी क्या दिया जाता था, धान ही दिया जाता था। एक पर्टिकुलर रेशियो फिक्स किया जाता था एज ए टैक्स और धान कितना प्रोडक्शन हुआ उसी का ही कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज ए टैक्स दिया जाता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया वो सिस्टम उन लोगों ने इरेज कर दिया, उसको रिमूव कर दिया और इंट्रोड्यूस किया कैश सिस्टम। यानी कि अब आपको ब्रिटिश को क्या देना होगा, अगर टैक्स देना है तो आप डायरेक्टली कैश ही देना था। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एज वेल एज अदर टैक्सेस बाय मीन्स ऑफ कैश by the British further impoverished the Assamese subject while the exploitation by the British increased day by day। और वही स्टेप जो ब्रिटिश ने लिया कि टैक्स जो था वो कैश के रूप में देना था, उससे क्या हुआ, आसाम के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और दिन ब दिन आसामीज लोगों का जो स्थिति था वो क्या होता गया, गंभीर होता गया।
The statistics given below show the increase in revenue in Assam just before the revolt of 1857 in terms of rupees. तो इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, जैसे कि कामरूप, और 1832-33 में टैक्स कलेक्शन हुआ था 1,10,181, वही बढ़ के 1842-43 में हुआ 2,52,991, और 1852 से लेके 53 तक 2,95,996 एज ए टैक्स कलेक्शन किया गया। अगर हम लोग टोटल का बात भी करते, देखिए आप 1832-33 के दौरान टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ 1,83,196, जबकि 1842-43 में 10 साल के बाद टैक्स कलेक्शन हुआ 6,14,382, जबकि 1852 से लेकर 53 तक अगले 10 सालों में फिर क्या हुआ, टैक्स बढ़ के हुआ 7,43,680। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से आसाम में स्पेशली जो टैक्स कलेक्शन था उसको इंक्रीज किया। द न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड द मनी इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड डीप रिसेंटमेंट अमॉन्ग द आसामीज कॉमन पीपल। और जो नए नए लैंड पॉलिसी और रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, उससे क्या हुआ, आसाम के लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जिसके चलते उन लोगों का जो दुख दर्द था, पॉवर्टी जो था, वो बढ़ने लगा। This money economy led to the creation of the Mahajans who thrived on interest in Assam, and the Assamese subject populace was compelled to take out loans on interest from this very class to clear their land revenue to the government. और जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोडक्शन ऑफ कैश कर दिया, यानी कि अब आपको जो टैक्स था वो कैश के रूप में पेमेंट करना था, और आसाम के लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मनी लेंडर्स का, क्योंकि अभी लैंड रेवेन्यू या फिर अदर टैक्सेस जो था वो कैश के रूप में देना था, और आसाम के लोगों के पास इतना कैश नहीं था, जिसके चलते क्या हुआ, मनी लेंडर्स महाजन बने। और महाजन लोगों ने क्या किया, उस सिचुएशन का फ़ायदा लेते हुए लोन का जो इंटरेस्ट था उसको वो लोग दिन ब दिन बढ़ाने लगे, और आसाम के लोग मजबूर हो गए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेने के लिए। अब लोन लेना था आसाम के लोगों को, क्योंकि ब्रिटिश को पेमेंट करना था। और दूसरा साइड में क्या हुआ कि महाजन लोग जो थे उस समय, जो कि मनी लेंडर्स थे, उन लोगों ने इंटरेस्ट रेट जो था बढ़ा दिया। अल्टीमेटली आसाम के लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने जो लोन था वो हाई रेट में लिया, ताकि लैंड रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिश को दिया जा सके। दिस क्लास ऑफ महाजन्स वेर इमिग्रेंट मरवाड़ी, केया एंड बंगाली बिजनेसमैन। और यहाँ पे जो महाजन्स थे उस समय, जिन्होंने आसाम के लोगों को लोन प्रोवाइड किया, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वे लोग कौन थे, वे लोग थे मरवाड़ी लोग, जो कि इमिग्रेंट थे, यानी कि बाहर के स्टेट से मरवाड़ी लोग आए, जिन्हें यहाँ पे केया कहा गया है। और साथ ही बंगाली बिजनेसमैन, जो कि बाहर से आए, मरवाड़ी लोग और बंगाली बिजनेसमैन बाहर से आए और आके आसाम के लोगों को लोन देना स्टार्ट किया, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। एट दैट टाइम द विलेजेस इन आसाम वेर सेल्फ सफिशिएंट एंड देयर वाज हार्डली एनी स्कोप ऑफ अर्निंग मनी बाय सेलिंग द लोकल प्रोड्यूस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड पे आ सकता है कि वे लोग तो फार्मर थे, फार्मर लोग तो जो भी प्रोडक्शन करते होंगे वो लोग मार्केट में सेल कर सकते थे। लेकिन उस समय क्या था, ज़्यादातर विलेज जो थे वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, यानी कि हर फार्मर हर घर में कुछ ना कुछ आइटम वो लोग प्रोड्यूस करते थे। तो मार्केट में ले जाने से क्या होता था, खरीदने वाला कोई भी नहीं होता था, सब क्या होते थे, बेचने वाले। जिसके चलते क्या हुआ, फार्मर लोगों ने जो भी प्रोडक्ट उस समय प्रोड्यूस किया होगा वो मार्केट में सेल होने में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सभी लोग बेचने आते थे, खरीदने वाले कम थे। मोरओवर द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स ऑल्सो एडेड टू द पेन्यूरी ऑफ द कॉमन पीपल। और जिसके चलते क्या, पहले तो हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर लोग बेचने आते थे, खरीदने वाले कम थे। दूसरा इश्यू था उस समय कि मार्केट्स जो थे बहुत कम थे, तो लोग अगर उस समय जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे उसको बेचने का भी इतना ज़्यादा जगह नहीं था। आजकल तो घर बैठे आप लोग अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट में सेल कर सकते हैं, उस समय तो ऐसा नहीं था, और एक दो ही हार्डली मार्केट होंगे, और उस एक दो मार्केट में भी क्या होता था, ज़्यादातर लोग सेलर ही थे। जिसके चलते क्या हुआ, आसाम के लोगों का जो प्रॉब्लम था और भी क्या हुआ, बढ़ने लगा, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था। प्रोडक्शन तो किया था अलग अलग आइटम, लेकिन वो बेच नहीं सकते थे। दूसरा साइड में क्या था, ब्रिटिश लोग बार बार रेवेन्यू जो था वो कैश के रूप में वो लोग कलेक्शन करने के लिए डिमांड कर रहे थे, और हाथों में आसाम के लोगों के पास पैसा नहीं था। द फैक्ट दैट द लैंड रेवेन्यू स्ट्रक एट द बैकबोन ऑफ द आसामीज पीपल वाज also written by Anandaram Dhekel Phukan in his application to Mofat Mills in 1853.
तो यहाँ पे जो येलो बॉक्स दिया है ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि आसामीज लोगों का जो बैकबोन है उसके ऊपर कैसे हिट हुआ, जब ब्रिटिश ने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उन सारे चीज़ों को आनंदराम ढेकियल फुकन ने एक एप्लीकेशन में लिखा था मोफत मिल्स को। मोफत मिल्स कौन थे? वो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोफत मिल्स जब आसाम आए थे 1853 में, तब आनंदराम ढेकियल फुकन ने क्या किया, एक एप्लीकेशन में ये जो कैश सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया उससे आसामीज लोगों के ऊपर या फिर आसामीज लोगों का जो बैकबोन होता है उसके ऊपर कैसे हिट किया गया, आनंदराम ढेकियल फुकन ने मोफत मिल्स को अपने एप्लीकेशन में लिखा। He pointed out that the land revenue fixed by the British was much more than what could be afforded by the peasants. इवन आनंदराम ढेकियल फुकन ने यह भी उल्लेख किया, उसमें यह भी मेंशन किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना लैंड रेवेन्यू आसामीज लोगों के ऊपर फिक्स किया गया है वो आसाम के लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसा आनंदराम ढेकियल फुकन ने अपनी एप्लीकेशन जो कि उन्होंने मोफत मिल्स को सबमिट किया था 1853 में, उस एप्लीकेशन में सारे चीज़ आनंदराम ढेकियल फुकन ने लिख के मोफत मिल्स को दिया। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एक साइड पे टैक्स बढ़ रहा था, कैश सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी आसाम के फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। साथ ही यहाँ के एग्रीकल्चरल सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए ब्रिटिश ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। एज सच व्हेनेवर द क्लाइमेट वाज अनफेवरेबल एग्रीकल्चर सफर्ड एंड द कॉमन पीपल ऑफ आसाम हैड टू फेस फैमिलीज कंटिन्यूअसली। कभी कभार अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि मौसम हमेशा अपने पक्ष पे नहीं रहता है, कभी कभार बारिश नहीं होता था, कभी कभार सूखा पड़ जाता था, जिसके चलते आसाम के लोगों को बहुत दिनों तक भूखमरी का सामना भी करना पड़ा। In his application to Moffat Mills, Anandaram Dhekil Fukan mentioned that in 1851 in some areas of Kamrup and Darang, the condition was such that apart from the family valuable, parents were compelled to sell their own children for a handful of grains. आनंदराम ढेकियल फुकन ने जो मोफत मिल्स को एप्लीकेशन दिया उसमें एक इंसिडेंट को भी उन्होंने मेंशन किया था जो कि 1851 में हुआ। आनंदराम ढेकियल फुकन जी लिखते हैं कि 1851 में कामरूप और दरंग के कुछ हिस्सों में ऐसा परिस्थिति हुआ कि अपने माँ पिताजी ने अपने बच्चों को ही बेचना पड़ा, वो भी क्यों? कुछ मुट्ठी भर दानों के लिए। यानी कि दरंग और कामरूप डिस्ट्रिक्ट का उस समय ऐसा सिचुएशन हुआ कि खुद अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बेचा, वो भी किस चीज़ के लिए? हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स के लिए, यानी कि कुछ मुट्ठी भर दानों के लिए अपने बच्चों को भी बेचना पड़ा। आसाम का स्पेशली कामरूप और दरंग 1851 में ऐसा स्थिति भी हुआ। यह उल्लेख किया था आनंदराम ढेकियल फुकन ने मोफत मिल्स को जो एप्लीकेशन लिखा था उसमें। एट द सेम टाइम इन अपर आसाम कॉलेरा एंड मिसल्स टूक एन एपिडेमिक फॉर्म, और उसी समय अपर आसाम में भी कॉलेरा और मिसल्स जैसे बीमारी से बहुत सारे लोग मारे गए। सच एपिडेमिक्स लेड टू द एनिहिलेशन ऑफ सेवरल विलेजेस इन आसाम इन 1839, 47 एंड 52। अपर आसाम में कॉलेरा और मिसल्स के चलते बहुत सारे गांव जो थे वो खाली पड़ गए। 1839 में, 1847 और 1852 में ऐसा देखा गया कि कॉलेरा और मिसल्स जैसे एपिडेमिक्स होने के कारण बहुत सारे गांव पूरे खाली हो गए। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश टी गार्डन्स इन अपर आसाम। 19th सेंचुरी का पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? अपर आसाम में बहुत सारे टी गार्डन्स एस्टैब्लिश किए। टू इनकरेज द टी गार्डनर्स, लैंड रेवेन्यू ऑफ द लैंड फॉलिंग विद इन द गार्डन्स वेर एग्जेम्प्टेड। और टी गार्डन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? टी गार्डनर्स लोगों का जितना भी जमीन था उसका जो टैक्स था उसको माफ कर दिया। यानी कि अगर आपका जमीन वो टी गार्डन्स के एरिया पे पड़ता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन बदले में क्या करना था? आपको उसको टी गार्डन बनाना था। एज रिजल्ट द बर्डन ऑफ मेकिंग अप फॉर दिस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉल अपॉन द पुअर पीजेंट्स। ब्रिटिश ने तो टी गार्डन एरिया में जितना भी जमीन पड़ा उसका जो टैक्स था उसको तो माफ कर दिया, तो इससे लॉस किसको हुआ? ब्रिटिश को हुआ, क्योंकि जितना टैक्स कलेक्शन हो रहा था अब उतना तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा जो ज़मीन टी गार्डन के एरिया में पड़ रहा था उसका जो टैक्स था उसको तो माफ़ कर दिया। लेकिन ब्रिटिश क्यों वो लॉस बियर करे? इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया? उधर जितना भी लॉस हुआ वो पैसा ब्रिटिश ने आसाम के जितने भी बाकी पीजेंट्स थे, बाकी फार्मर्स थे, उनके ऊपर भाग कर दिया और उनसे पैसा कलेक्शन किया।
अल्टीमेटली इसमें बर्डन किसका बढ़ा? आसाम के जो पुअर फार्मर थे उनको पड़ा, क्योंकि खेती किया किसी और ने लेकिन टैक्स पे किया किसने? आसाम के पुअर पीजेंट्स ने। Apart from the money economy introduced as a part of the British revenue policy, certain other factors also contributed to the pathetic condition of Assamese subject population. कैश सिस्टम को अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं, रेवेन्यू पॉलिसी छोड़ भी देते हैं, इसके बावजूद भी आसाम के लोगों के ऊपर ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे क्या हुआ? अत्याचार जो ब्रिटिश का था वो डे बाय डे बढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन आसाम टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन was responsible for the deterioration of the cottage industry. पहला हम लोग ने पढ़ा कि फार्मर के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस करके उन लोगों का जो कमर था उसको तोड़ दिया ब्रिटिश। साथ ही साथ इसके अलावा भी ब्रिटिश ने क्या किया, जो आसाम में जो कॉटेज इंडस्ट्री था, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद जो कॉटेज इंडस्ट्री था उसमें बहुत हद तक गिरावट देखने को मिला। जैसे कि आपने देखा होगा हैंडलूम वगैरह वो भी कॉटेज इंडस्ट्री में ही आता है, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद में वो सारा जो इंडस्ट्रीज वगैरह थे उसमें गिरावट देखने को मिला, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक शॉल को देख लीजिए जो कि हैंडलूम से बना हो, वो क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगता है। लेकिन वही चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फैक्ट्री से बनाया लाके आसाम के मार्केट में छोड़ दिया, जिसके चलते क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री दिन ब दिन खत्म होने लगा। क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में जो भी आइटम प्रोड्यूस होता है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगता है, जिसके चलते उसका रेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वैसा ही आइटम अपना जो फैक्ट्रीज वगैरह थे वहाँ से प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, वो भी कम दामों में। तो अल्टीमेटली लोग तो कम दाम की तरफ ही जाएंगे। इसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्री जो धीरे धीरे से डाउन होता गया, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। फ्रॉम द टाइम ऑफ आहम डायनेस्टी, द पाट एंड मुगा सिल्क ऑफ आसाम हैड ए स्पेशल डिमांड इन इंडियन मार्केट, बट द पैट्रोनेज ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्पोर्ट फॉरेन क्लॉथ मटेरियल had a very negative impact on the people associated with the industries. आहम डायनेस्टी का टाइम से ही पाट और मुगा सिल्क का जो वैल्यू था इंडियन मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेन क्लॉथ इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, पाट और मुगा सिल्क का जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे से ख़त्म होने लगा। हालांकि आज भी इंटरनेशनल मार्केट अगर हम लोग देखते हैं उसमें अभी भी सिल्क और स्पेशली पाट और मुगा सिल्क का वैल्यू अभी भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। द कंडीशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास द कॉमन पीपल वाज इन नो वे एनी बेटर। और उस समय जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, जो कि थोड़े हाई क्लास के लोग, उनका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी इतना अच्छा तो नहीं था। सम पीपल ऑफ द आहम feudal class had tried to associate themselves with the British administration from the very beginning, but due to their lack of modern education, the majority could not become a part of new administration. British government या फिर British administration जब स्टार्ट हुआ आसाम में, तब ऐसे बहुत सारे मंत्री थे जो कि उस समय आहम किंगडम में थे, उन्होंने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में एक चांस उन लोगों ने ढूंढा ताकि वो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम कर सके। लेकिन आसाम के लोगों में उस समय मॉडर्न एजुकेशन नहीं होने के चलते ज़्यादातर लोगों को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में चांस नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड, द ब्रिटिश रूलर्स हैड टू इम्पोर्ट एजुकेटेड बंगाली पर्सन्स फ्रॉम बंगाल। और आसाम के लोग एजुकेटेड नहीं थे और ब्रिटिश को चाहिए था कुछ ऐसे लोग जो कि उन लोगों के लिए काम कर सके, जिसके चलते ब्रिटिश ने बंगाल से बंगाली लोगों को हायर किया, इंपोर्ट करके आसाम में लाए। एज ए रिजल्ट, द ऑफिशियल ऑफ द आहम डायनेस्टी बिगेन टू लूज their posts and position very fast, while the newly appointed Bengali Babus gradually began to assert their importance in the administrative setup of Assam. तो आसाम के जितने भी लोग उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में पहले चांस मिला, उन लोगों का जो मॉडर्न एजुकेशन था वो तो नहीं था, और उसको रिप्लेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाली लोगों को इंपोर्ट करना शुरू किया, जिसके चलते क्या हुआ, आसाम के लोगों को जो कोई भी पोस्ट मिला उस समय उन लोगों का जल्दी जल्दी से पोस्ट जो था वो जाने लगा, और बंगाली बाबू जिन्हें ब्रिटिश ने बाहर से हायर किया उनका इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ने लगा। दो सम ऑफ द असमीज एरिस्टोक्रेट्स who held posts like Hukan, Borua, Rajkwa, etc. during the Ahom reign were made Mohajadars with the responsibility to collect taxes. Largely, this responsibility was vested upon the outsiders like Bengalis from Srihatta in Bengal or Marwadi from Western India. और बहुत सारे ऐसे असमीज
लोग जो कि आहोम पीरियड में कोई फुकन, बरुआ, राजपा पोस्ट में थे, उन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मौजादार का पोस्ट दे दिया और उन लोगों का जिम्मेदारी था कि टैक्स को कलेक्ट करना। लेकिन ज़्यादातर मौजादार बंगाली बाबूस को बनाया गया, जो कि उस समय श्रीहट्टा से आए थे, और उस समय के मारवाड़ी लोग जो कि वेस्टर्न इंडिया से आए थे, उन लोगों को भी मौजादार बना दिया गया। दिस एक्ट ऑफ द ब्रिटिश not only deprived the Assamese aristocratic class but is also alleged to have created a riot-like situation under the dominations of the outsider। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया बंगाली बाबूज और मारवाड़ी लोगों को मौजादार बनाने का, उसके चलते क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे आसाम के लोग जो थे उस समय, उन लोगों को अपना जो पद था वो छोड़ना पड़ा, और वह जो स्टेप था उसके चलते आसाम में एक राइट लाइक सिचुएशन भी हुआ। The Assamese aristocrats during the Ahom rule had led a luxurious life with servants galore to cater for their whims and fancies। और आसामीज एरिस्टोक्रेट, आसामीज हाई क्लास लोग जो कि अहोम रूल के टाइम में एक शानदार अपना जो लाइफ था वो स्पेंड करते थे, जिन्हें बहुत सारे सर्वेंट का फैसिलिटी दिया गया था ताकि उनका जो घर का सारा काम वो कर सके। बट द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन आसाम इन 1843 and as a result this class suffered from the dearth of laborers to work in their estates and field। लेकिन 1843 में जब ब्रिटिश ने स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया, बैन कर दिया, तो अल्टीमेटली वो आसामीज एरिस्टोक्रेट्स, आसामीज हाई क्लास के जो लोग थे, जिन्हें घर पे बहुत सारे सर्वेंट्स दिए जाते थे, अपना ज़िंदगी जो लग्जरियस रूप से स्पेंड कर रहे थे, उन लोगों को अल्टीमेटली प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उन लोगों का काम करने के लिए उन लोगों को लेबर्स नहीं मिले। घर का काम करने के लिए भी लेबरर्स नहीं मिले, साथ ही उनका फील्ड का जो काम था, खेतों का जो काम था, वो करने के लिए भी उनको लेबर्स नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश ने 1843 में स्लेव सिस्टम को क्या कर दिया, बैन कर दिया, बंद कर दिया टोटली। नेचुरली दिस क्लास वाज लॉस्ट इट्स प्रिविलेज्ड सोशल पोजीशन एंड पावर वाज डिससेटिस्फाइड विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो वे आसामीज लोग जो कि घर बैठ के आराम से खाते थे, ना ही उनको खेतों में काम करने का ज़रूरत था, ना ही घर का कोई काम करने का ज़रूरत था। अचानक ब्रिटिश ने जब स्लेव सिस्टम को बंद कर दिया, तो उन लोगों का जो इज्जत था, जो कि बैठ के खाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और वही लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। दे फेल्ट ह्यूमिलेटेड ऑन बीइंग कंपेल्ड टू परफॉर्म मैनुअल लेबर्स इन देयर ओन फील्ड्स एंड अदर वर्क्स लाइक दे आर इट्स वाइल स्लेव्स। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोगों का बेइज्जती किया, क्योंकि उन लोगों को अब सर्वेंट्स नहीं होने की वजह से अब उन लोगों को खुद अपने खेतों में जाके खेती करना था, घर का काम सारा करना था, जिसके चलते उन लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोगों का बेइज्जती किया, और उन लोगों को उनके जो पहले नौकर किया करते थे वही सारा काम एज ए नौकर जैसा ही करना पड़ा। हालांकि घर का ही काम था, अपने ही काम था, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को ऐसा आया। At the same time, it cannot be concluded that the abolition of slavery by the British led to the uplift of the slaves and laborers of the Ahom rule। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1843 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्लेव सिस्टम को बंद कर दिया, तो इससे तो ये होना चाहिए कि स्लेव जितने भी थे उन लोगों का जो लाइफ था वो इम्प्रूव हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। It was to engage this group of people as laborers in the newly established tea gardens of the British that they had been freed from the control of Assamese एरिस्टोक्रेट्स। ब्रिटिश ने जो स्लेव सिस्टम था उसको बंद करने का कारण यह नहीं था कि आसाम के लोगों को थोड़ा फ्री कर दिया जाए। उनका मेन मकसद था कि जितने भी घरों में, जितने भी मंत्रियों के घरों में, जितने भी अमीर लोगों के घरों में लोग एज ए सर्वेंट काम कर रहे थे, उन लोगों को ले जाके अपना जो टी गार्डन्स उन लोगों ने खोला था वहाँ पे काम कराना था। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, स्लेव सिस्टम बंद कर दिया। स्लेव सिस्टम तो बंद किया एक साइड में, लेकिन उन लोगों ने उन लोगों को ले जाके क्या किया, ब्रिटिश ने जितने भी स्लेव थे उन लोगों को ले जाके अपना जो टी गार्डन था, चाय का बगान, वहाँ पे काम कराया। नो इमीडिएट मेजर्स वेर एडॉप्टेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पीपल। और इन लोगों का फायदा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी कदम नहीं लिया। कॉन्सिक्वेंटली दिस क्लास ऑफ पीपल कैनॉट बी सेड टू हैव बीन सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक लोग हो या फिर जो स्लेव ऑलरेडी थे उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। अकॉर्डिंग टू एमिनेंट हिस्टोरियन एच के बोरपुजारी, सेवरल ब्राह्मण्स पुरोहित्स ऑफ अपर आसाम joined in the revolt of 1857 against the British rule because the government took away the access of the Lakiras and untaxed lands
which they had been occupying and enjoying since ages and also fixed revenue on the remaining lands. तो इस पैराग्राफ से हमें यह पता चलता है कि एज के बरपुजारी जो कि एक बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन थे, इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पुरोहित लोग भी जो कि अपर आसाम में उस समय थे, वे लोग भी ब्रिटिश से खुश नहीं थे, जिसके चलते उन लोगों ने भी 1857 में जब रिवोल्ट हुआ आसाम में ब्रिटिश के खिलाफ, उन पुरोहित ने भी ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाया। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, लखीराज लैंड या फिर जो अनटैक्स लैंड था, ब्रिटिश आने से पहले क्या था, जब अहोम रूल था, अहोम क्या करते थे, किसी भी ओकेजन में अगर किसी ने पंडित को बुला लिया घर पे तो खुश होके वो लोग क्या करते थे, ज़मीन दान में देते थे पंडितों को। वो क्या था, वो टैक्स फ्री था, यानी कि वहाँ पे जितने भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसका एक पैसा भी आप टैक्स के रूप में नहीं देना था। लेकिन जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने वो सारे ज़मीनों पे टैक्स लगा दिया। इसके चलते ब्राह्मण पुरोहित जो थे वो भी ब्रिटिश के खिलाफ थे। इट वॉज नेचुरल दैट दिस क्लास ऑफ पीपल वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसलिए जब आसाम में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो वे जितने भी ब्राह्मण पुरोहित थे उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाया। From the above discussion, it can be concluded that the East India Company's rule that had already completed 3 decades prior to the revolt of 1857 could not satisfy any section of the common people. जैसे कि हम जानते हैं कि 1826 में ट्रीटी ऑफ यंडाबो साइन हुआ और उसके बाद यहाँ पे आसाम में ब्रिटिश लोगों ने अपना राज स्टार्ट किया और 1826 से लेकर 1857 तक ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, 1 डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक ब्रिटिश ने आसाम में रूल किया। और उस 30 साल के दौरान आसाम के हर सेक्शन के लोग ब्रिटिश से खुश नहीं हुए। सभी लोग ब्रिटिश का जो रूल था उससे दुखी हुए। द रेबेलियन ऑफ गोमदर कुंवर, पियोली फुकन और गदाधर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल वेर एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द अहोम एरिस्टोक्रेटिक क्लास अगेंस्ट द फॉरेन रूल। जब स्टार्टिंग में ही गोमदर कुंवर और पियोली फुकन का जो रिवोल्ट देखने को मिला वो एक डिससेटिस्फेक्शन को दर्शाता था, यानी कि आसाम के लोग इतना डिससेटिस्फाई हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उन्होंने उस समय रिवोल्ट भी किया था। और उस रिवोल्ट को लीड करने वाले लोग थे गोमदर कुंवर और उनका साथ निभाया था पियोली फुकन ने। दिस रेबेलियंस वर कन्फाइंड टू दैट क्लास एंड द कॉमन पीपल हैड नो पार्टिसिपेशन इन देम। जब गोमदर कुंवर और पियोली फुकन ने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया, आवाज़ उठाया, विद्रोह किया, उस समय सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोगों ने ही उस विद्रोह में हिस्सा लिया, बाकी जो कॉमन पीपल थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बट इन द ईयर्स फॉलोइंग द रिप्रेशन ऑफ दिस रेबेलियंस द एक्यूमुलेटेड डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल परकुलेटेड डाउन टू द कॉमन पीपल। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते जो एरिस्टोक्रेटिक लोगों का दिल में जो दर्द था, दुख था, जो दिया था ब्रिटिश ने, वो धीरे धीरे करते करते कहाँ तक पहुँचा, कॉमन लोगों के पास वो दुख, वो दर्द पहुँचा। द असमीज कॉमन पीपल वेर नाउ बिगिनिंग टू राइज अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आसाम के लोग, आसाम के जो कॉमन लोग थे वो लोग अपना जो इश्यू था वो लेके खड़ा होने लगे ब्रिटिश के खिलाफ। तो इसी के साथ ये टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।